आज हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड कार्नेटिक म्यूज़िक के बारे में देखेंगे। देखो फ्रंट पेज का आर्टिकल है, म्यूज़िक मैस्ट्रो राशिद खान पासेस अवे एट 55 एज। तो जो म्यूज़िक मैस्ट्रो हैं राशिद खान, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे, वो 55 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक किस तरह वर्क करता है, क्यों कार्नेटिक म्यूज़िक में घरानाज नहीं होते हैं, ये सब देखेंगे। क्लीन ईयर प्रोग्राम के बारे में देखेंगे कि क्लीन ईयर टारगेट 5 सालों में हमारे सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे। तो आज का डिस्कशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम क्लीन ईयर के टारगेट सारे ईयर आज से पहले जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं स्कीम्स, जैसे सफ़र स्कीम, AQI, ये सब स्कीम्स के बारे में जानेंगे। देखो पहली चीज़ आप जान लो, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई, किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की गई? एक लिविंग साइंस एंड क्लाइमेट ट्रेंड करके एक संस्था है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसने बताया कि पिछले 5 सालों में इंडिया की सिटी में कोई भी क्लीन एयर टारगेट अचीव नहीं हो पाया। कुछ जगह पर टारगेट अचीव होने की दिशा में बढ़ा है, मगर टोटल अचीव नहीं हुआ है। आप दिल्ली में देख सकते हैं पिछले 5 सालों में किस तरह से ट्रेंड डिक्लाइन हुआ है फिर इंक्रीज़ हुआ। तो ओवरऑल कुछ ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ। पटना में देख सकते हैं, फरीदाबाद में देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर में देख सकते हैं, और नोएडा में देख सकते हैं। नोएडा में थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखा है PM 2.5 में। देखो PM 2.5 जो होता है, ये मोस्ट डेंजरस ग्रेड ऑफ पॉल्यूटेंट कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं और ये हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रेस्पिरेटरी एरियाज़ में जाकर जम जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कार्सिनोजेनिक भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और अदर जैसे नज़ल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो पहले हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हिंदुस्तानी वर्सेस कार्नेटिक म्यूज़िक के बारे में देखेंगे। देखो हम जैसा जानते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक में अरेबियन, पर्सियन और वैदिक इन्फ्लुएंस है। आप अगर देखोगे तो हैव इन्फ्लुएंस ऑफ अरब, पर्सियन एंड अफगान एंड आल्सो वैदिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। मगर कार्नेटिक म्यूज़िक जो होता है वो प्योरली इंडिजीनियस होता है। आप कार्नेटिक म्यूज़िक में कभी भी नहीं देखेंगे कि किसी तरह का इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा उसमें। कार्नेटिक म्यूज़िक ऑलवेज इंडिजीनियस होता है और इसमें मोर फोकस दिया जाता है वोकल पोर्शन पर। इसमें इंस्ट्रूमेंट पे फोकस दिया जाता है ज़्यादा, मगर इसमें वोकल पे फोकस दिया जाता है। मतलब आप जो राग गा रहे हैं उस पर फोकस दिया जाता है। स्कोर प्रोवाइडेड, मतलब इसमें वेरिएशन का भी स्कोप है और इम्प्रोवाइजेशन का भी स्कोप है। जबकि आप देखेंगे कार्नेटिक म्यूज़िक में लेस स्कोप होता है। आपको जो पुराने राग और ताल डिसाइडेड हैं उस पर ही गाना होता है। सब स्टाइल होते हैं, जो जैसे सब स्टाइल की वजह से घराना इमरजेंस हुए। आप जानते हैं लखनऊ घराना, किराना घराना, तो ये जो घरानाज इमर्ज हुए ये सब स्टाइल की वजह से इमरजेंस में आए। मगर आप कार्नेटिक म्यूज़िक में देखेंगे तो घराने का सिस्टम नहीं होता है। इसमें प्रिस्क्राइब स्टाइल ऑफ सिंगिंग होता है। इसमें 6 मेजर राग हैं, इसमें 72 रागाज हैं। आप अगर देखेंगे, देखो राग, ताल और स्वर। स्वर क्या होता है हम लोग जानते हैं, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो हमें स्वर पढ़ाया जाता है। स्वर क्या होता है, जैसे सा, रे, मतलब 7 स्वर हो गए। तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे सा रे गा मा पा मारे सारे, ये राग हो गया। मतलब स्वर से मिलकर राग बनता है। और ताल क्या होता है, देखो ये ताल की बात की गई। ताल क्या होता है, पर्टिकुलर राग को रिपीट करना। जैसे मान लो नाम है तेरा तेरा, तो इस तरह से क्या होता है कि रिपीटेशन होता है। तो ये स्वर, राग और ताल में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। मैंने स्वर बताया सारे गामा पा, और स्वर बताया और राग बताया कि उसका अवरोही क्रम और आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब लिमिटेड होता है। जबकि ताल क्या होता है, स्वर को सपोर्ट करता है। जैसे बीच बीच में जो म्यूजिक आता है सेम टाइप का, वो ताल कहलाता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में राग पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। आप देखते ही होंगे सारे गामा पा, कितना कव्वालीज वगैरह में बोला जाता है। मगर जबकि कार्नेटिक म्यूजिक में मेन बेस्ड होता है ताल पे, ताला पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप ये जानते हैं हिंदुस्तानी तो एसोसिएटेड है नॉर्थ इंडिया से,
जबकि कार्नेटिक म्यूजिक एसोसिएटेड है साउथ इंडिया से। मेन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ होते हैं, देखो तबला यूज़ होता है, सारंगी यूज़ होता है, सितार यूज़ होता है, संतूर यूज़ होता है। देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम अगर चर्चा में आ रहा है तो उसका एक बार देख लेना बहुत चाहिए, क्योंकि क्या होता है यूपीएससी पूछता है क्या सारंगी में तार होते हैं, ऐसे करके ऑप्शन डाल देते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि तबला में हाँ ये इस तरह का दिखता है, ये इस तरह का दिखता है, वीणा गिटार इस तरह का दिखता है, तो इस सब चीज़ें पता होना चाहिए। देखो वीणा पे बहुत ध्यान दिया जाता है इसमें, ये वीणा है, ठीक है। और मृदंगम, मृदंगम होता है एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ज़रूर देख लेना, वो पुट पुट बोलता है, ठीक है। और मंडोलिन, मंडोलिन, ये सब चीज़ें आप देख लेना एक बार। देखो ये जो डिफरेंस हमने देखे वही बात यहाँ पर बताई गई है, मगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जैसे कभी कभी ऑप्शन आता है कि कार्नेटिक म्यूज़िक होमोजीनियस होता है, देखो ये वर्ड को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि हिंदुस्तानी म्यूज़िक हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है, प्योरली इंडिजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया कि इंडियन ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस तो है ही है, मगर बाहर से जो अरब और पर्शियन लोग आए इनका भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कार्नेटिक म्यूज़िक जो है वो रिस्ट्रेन होता है और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर होता है, जबकि हिंदुस्तानी म्यूज़िक सेकुलर होता है। सेकुलर क्यों कहा गया? सेकुलर इस वजह से वर्ड यूज़ किया गया है कि जो फॉरेन के लोग आए, जो इन्होंने तब्दीली की, वो हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जबकि कार्नेटिक वाले लोगों ने रिस्ट्रेन इसे स्ट्रक्चर कहा गया। ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स अगर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बुरा वर्ड नहीं माना जाता। तो ये ऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है, ये सेकुलर स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है। मेजर हिंदुस्तानी घराना, वो मेजर हिंदुस्तानी म्यूज़िक देख लो, देखो ध्रुपद हो गया, ख्याल हो गया, तराना हो गया, ठुमरी हो गया, डाडर हो गया, गज़ल हो गया, और गज़ल से ही निकल कर कव्वालियाँ। कर्नाटिक म्यूज़िक में क्या होता है? अल्पाना होता है, निरावल होता है, कल्पना स्वरम होता है, रागम थाना पल्लवी होता है। ये सब पढ़े होना चाहिए, ऐसा नहीं है ये फालतू की चीज़ें हैं। यूपीएससी कुछ भी डाल सकता है, पूछ सकता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक के सब टाइप कौन कौन से हैं, ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादर, गज़ल। कर्नाटिक म्यूज़िक के सब टाइप कौन से? अल्पाना, निरावल, कल्पना स्वरम, रागम थाना पल्लवी। तो इस तरह से अब हिंदुस्तानी म्यूज़िक में मैंने बताया घराने का सिस्टम होता है, जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, किराना घराना, आगरा घराना। तो मैंने आपको मेन डिफरेंस बता दिया कि कार्नेटिक म्यूज़िक साउथ इंडिया में पाया जाता है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। कार्नेटिक म्यूज़िक में फॉरेन इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है, ये प्योरली इंडिजीनियस है, इसलिए रिस्ट्रेंड और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर के नाम से बोला जाता है। जबकि हिंदुस्तानी म्यूज़िक में फॉरेन इन्फ्लुएंस दिखता है तो इसे सेकुलर हिंदुस्तानी ट्रेडिशन कहा जाता है। सब टाइप बता दिए मैंने, ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादर, गज़ल, और ऐसी कार्नेटिक में मैंने भी सब टाइप बता दिए। तो ये इंपॉर्टेंट हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूज़िक के बीच में हमने डिफरेंस देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से। अगला आर्टिकल क्लीन ईयर के बारे में देखो, अभी हमने फ्रंट पेज पर क्लीन ईयर का आर्टिकल देखा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप फॉरवर्ड किया, मतलब जो सबसे क्लाइमेक्स आया, वो नेशनल क्लीन ईयर प्रोग्राम ने लाया। क्या हुआ? लॉन्च किया गया नेशनल क्लीन ईयर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा 2019 में। इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या था, मेन चीज़ क्या थी कि आप एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को प्रोटेक्ट करें, कि कैसे एयर क्वालिटी को मैनेज किया जा सकता है, कैसे सिटी लेवल पर, विलेज लेवल पर अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में ये सब बातें की गई। इसमें क्या किस चीज़ पर मैक्सिमम बात हुई? इसमें PM10 पर, जिसका डायमीटर होता है 10 माइक्रोमीटर और लेस, और PM 2.5 पर। इसका टारगेट था हम 2017 को बेस ईयर मानकर 20% हम 5 सालों में रिड्यूस करने वाले थे। देखो 20% 5 सालों में क्या मतलब 2019 से लेकर 24 तक हमें रिड्यूस करना था, मगर इस दिशा में कोई भी चेंजेस नहीं आया, बहुत लेस ग्रोथ देखने को मिली है और एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट बहुत कम हुआ है। आपको बस मुझे कमेंट बॉक्स में इतना बताना है कि एयर क्वालिटी का मेजर पॉल्यूटेंट कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेट करता है। क्या आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, या फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, या फिर अदर एनवायरमेंटल काउज है? तो आपको बस कमेंट बॉक्स में इतना लिखना है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है जो मेजर काउज है एयर पॉल्यूशन का इन इंडिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात क्या बताई गई है, ये कवर किया गया, ये जो नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम था,
ये कवर करता था 132 नॉन अटेंडमेंट सिटीज़ को, जो अटेंड नहीं करती हैं, मतलब जिनके पास नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, उसे नॉन अटेंडमेंट सिटी कहते हैं। मतलब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी एक स्टैंडर्ड बनाए गए थे। ये स्टैंडर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए। इसको लाया गया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 में। देखो आप ये चीज़ जान लो, कोई भी चीज़ है जैसे नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम है, तो ये सारी सिटी में नहीं अप्लाई होता। कभी कभी यूपीएससी ऐसे को ऑप्शन बहुत डालती है, इट विल अप्लाई इन ऑल एरिया विद रूरल एंड अर्बन। नहीं, कुछ सिटी में अप्लाई होता है क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और हर कहीं हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। किसका प्रोग्राम था ये? देखो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 132 नॉन अटेनमेंट सिटी को इसमें कैच किया। अब नॉन अटेनमेंट सिटी क्या होता है? नॉन अटेनमेंट सिटी वो होता है जो फॉल इन, उनमें एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत फॉल कर जाता है, मतलब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड उसमें नहीं फॉलो होता है ओवर द 5 ईयर। तो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? देखो, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बनाए गए कुछ स्टैंडर्ड हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर वो कोई सिटी फॉलो नहीं कर पाती है या फिर नहीं उसको यूज़ कर रही है, तो उस केस में उस सिटी को नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब नाक को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको एनएससीपी में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ बताई गई। नाक कहाँ से आया? जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो कहाँ से आए? ये आए हमारे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 से। इसमें क्या बताया गया कि कैसे आप एयर क्वालिटी को मैनेज कर सकते हो, क्या रूल होना चाहिए, क्या रेगुलेशन होती है। अब नाक ने क्या, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ने कौन कौन से पॉल्यूटेंट यूज़ किए? PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल। तो ये मतलब पॉल्यूटेंट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको नाक के बारे में बता दिया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सफ़र के बारे में सुन लो, मतलब आपके सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब सफ़र क्या है? सफ़र क्या है? एक सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च, एक इनिशिएटिव है। मतलब सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च करके एक नेशनल इनिशिएटिव बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अभी हमने देखा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा लॉन्च किया गया। एक बार मैं लिख देता हूँ, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। जबकि नाक स्टैंडर्ड, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो लॉन्च किए गए वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लॉन्च किए गए। और ये किसके अंदर लॉन्च किए गए? एयर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे लिख लेना चाहिए, ये किएगा। मगर अब सफ़र आया, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च, ये नेशनल इनिशिएटिव है। किसके अंदर लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के। मैं मानता हूँ आपको कन्फ्यूज़न होती होगी, मगर डे टू डे अगर चीज़ें पढ़ेंगे तो कवर होता चला जाएगा। अब ये क्या करेगा? ये मेज़र करेगा एयर क्वालिटी को ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी। देखो, जब इसे लॉन्च किया गया था, देखो सफ़र को 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन रीज़न लॉन्च करने का ये था, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, इनमें दिवाली के बाद बहुत पॉल्यूशन देखने को मिल रहा था। तो इसका मेन पर्पस था लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी को मेज़र करना सिटीज़ में। तो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ये कैप्चर कर लेना चाहिए। सफ़र जो है मेनली मेट्रोपॉलिटन एरिया में लॉन्च किया गया। इंडियाज़ फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशन इन दिल्ली, मतलब इसको जो एयर क्वालिटी की वार्निंग दी जाती है दिल्ली में, आपने देखा होगा ग्रेडेड एयर क्वालिटी रिस्पांस दिया जाता है, उसके आधार पर ट्रक की आवाजाही बंद कर दी जाती है और इवन लग जाता, तो उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया सफ़र के साथ। ठीक है, ये ऑल वेदर पैरामीटर मॉनिटर करता है। देखो हर चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है? सारे टेम्परेचर भी मेजर हो रहा है, रेनफॉल भी, ह्यूमिडिटी भी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मेजर्स हो रही हैं। सारी की सारी चीज़ें इसमें मेजर की जाती हैं। जबकि हमने ऊपर देखा नाक में पॉल्यूटेंट आते हैं,
और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में भी पॉल्यूटेंट आते हैं। मगर सफ़र के अंदर देखो टेम्परेचर भी आता है। इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया और इसे हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड मेंटेन करने को कहा। मतलब ये बेसिस है हाई क्वालिटी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का और स्टैंडर्ड। आप देखो इसमें पॉल्यूटेंट भी आते हैं, PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन एंड मरकरी। उसमें मरकरी नहीं आता था। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इतना टफ क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा, मगर ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसको सफ़र को डेवलप किया गया IITM पुणे ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इसे इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया और इसको ऑपरेशनलाइज किया गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक डिटेल है किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसने इम्प्लीमेंट किया, ये थोड़ा टफ हो जाता है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कौन कौन सी चीज़ें ली जाती हैं। जे देखो जिसमें बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन, मरकरी लिया जाता है। जबकि हमने अभी ऊपर देखा था कि नाक के स्टैंडर्ड में बेंजीन भी है, लेड भी है, ओजोन भी है, CO भी है, बेंजीन, पायरीन भी है, आर्सेनिक है, निकल है। जबकि आर्सेनिक निकल इसमें नहीं था। तो इस तरह से थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, मगर इतना माइंड पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें खुद ब खुद रिटेन होती चली जाएंगी और यूपीएससी इतना ऑड क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपसे ना हो पाए। अगर पूछेगा तो वो सभी से नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? लोगों के प्रति अवेयरनेस जगाना है कि भाई आपके एरिया का जो स्टैंडर्ड है एयर क्वालिटी का और वेदर फोरकास्टिंग का वो गिर रहा है। तो इससे क्या होगा, जब लोग अवेयर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मिटिगेटिंग मेजर्स लिए जा सकते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। पॉलिसी मेकअप में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप सफ़र यूज़ करेंगे तो आप पता लगा सकेंगे कि दिल्ली में कब बारिश हो रही है, किस पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। तो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा। और ये एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट, जो एयर की क्वालिटी का इफेक्ट पड़ता है, उसमें भी ये मदद करेगा। अब नेक्स्ट आप देख लो, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लॉन्च किया गया। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब बहुत जगहों पे लॉन्च किया गया। डेली और एयर क्वालिटी में जो डेली चेंजेस आ रहे हैं, जो पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, उसमें ये लॉन्च किया गया। इसमें 8 मेजर पॉल्यूटेंट आए। अब ये देखो सारी सिटी में लॉन्च नहीं किया गया, ये भी लिमिटेड सिटी में। अब इसमें 8 मेजर पॉल्यूटेंट आए, जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन। आप जानते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन कैसे बनती है? जब नाइट्रस ऑक्साइड धूप के साथ मिलकर रिएक्शन करता है पॉल्यूशन से, मतलब जो व्हीकल से निकलता है, तो उसमें ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है। अब ये ग्राउंड लेवल जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन से अलग होती है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन हमें पॉल्यूटेंट से बचाती है, जो यूवी रेज हैं उससे बचाती है। जबकि ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है, हमारे को पॉल्यूट करती है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है डिफरेंट लेवल पर। तो ग्राउंड लेवल ओजोन इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है। PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड और ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में इन्होंने बता दिया कि कैसे वो जनरेट होती है और कैसे ह्यूमन पे हेल्थ पर इफेक्ट डालती, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट डालती। तो मैंने आपको यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बता दिया, सफ़र के बारे में बता दिया, नाक स्टैंडर्ड के बारे में बता दिया और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बता दिया। तो आपकी इससे रिलेटेड सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी अगर इसके छोटे से 2-2 लाइन के बेसिक नोट बना लेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ बनाए हैं। इस तरह के अगर आप बेसिक नोट बना लेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अगर पॉल्यूटेंट में कन्फ्यूज़न है तो चाहे उसका मत बनाना, मगर इसका ज़रूर बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। देखो क्या हुआ है, रिसेंटली ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका समिट 2023 का इंडिया में हुआ, भारत मंडपम में। देखो ये एनुअल मीटिंग है, ठीक है। इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप होती है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये भारत मंडपम में हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये भारत मंडपम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अगर आपको नहीं पता है तो नो लिख दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर नो में नहीं लिख पा रहे हैं, आपको नो लिखने में दिक्कत हो रही है तो एन लिख दीजिए। अगर आपको पता है तो यस लिख दीजिए, तब भी मैं आंसर करूँगा इसका, ठीक है। भारत मंडपम कहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आया। अब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 में इंडिया में हुआ। इसकी थीम देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीटिंग्स इतनी क्यों हो रही हैं। अभी यूरोप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक पॉलिसी बनाई। तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट बन गया जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए। आप ये जान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना इफेक्ट क्यों पड़ रहा है। पहले हम जान लेते हैं एआई होता क्या है। एआई क्या होता है? एआई के अंदर जो होता है कंप्यूटर में और
जो प्रोग्रामिंग होती है वो फीडबैक सिस्टम में काम करती है। मान लो ये कोई पर्सन है जो कंप्यूटर पर रिसर्च कर रहा है, इनने पूछा कि ओबामा कहाँ रहने वाले हैं, तो इस प्रोग्रामिंग में क्या होगा, एक फीडबैक मैकेनिज्म होगा। ये कहेगा, अपने आप से ही कहेगा, दूसरी मशीन जो आसपास रखी होगी, कि कहेगा कि आज मेरे से पूछा गया कि बराक ओबामा कहाँ रहते हैं। तो इस तरह से ये अपने प्रोग्रामिंग को इन्हेंस करता रहता है, तो अपनी क्वालिटी को खुद ब खुद डेवलप करता रहता है। जैसे एआई मूवी होती है, एआई मूवी में आपने देखा होगा कि रोबोट अनकंट्रोल हो जाता है। क्यों अनकंट्रोल हो जाता? उसको समझ में आने लगता है कि फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से कह रहा है। मगर इसमें की थीम किस पे ध्यान दिया गया, जैसे हेल्थ केयर में एआई का क्या यूज हो सकता है, कैसे डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हेल्थ केयर सिस्टम को अफोर्डेबल बना सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं ईजिली। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट हैं या फिर सॉफ्टवेयर हैं, वो ईजिली लोगों का खुद ब खुद जवाब दे सकते हैं। ठीक है। इंश्योर रेजिलेंट इन एम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट होंगे एआई के, ये सब बातें बताई गई। अब देख लो क्या है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या है। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। इसमें 29 से ज़्यादा कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। एआई के जो हम ह्यूमन राइट पर इफेक्ट पड़ते हैं वो देखेंगे, डाइवर्सिटी पर क्या इफेक्ट है, इनोवेशन पर किस तरह से एआई से किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बताया जा सकता है, ये सब। सेक्रेटेरिएट इसका ओईसीडी में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सेक्रेटेरिएट जहां है वहीं है। मेंबर 29 कंट्री हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, जून 2020 में बना था। ठीक है। और प्रीवियस एआई मीटिंग क्या हुई, देखो प्रीवियस एआई जो ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रीवियस मीटिंग कहाँ हुई है, मॉन्ट्रियल में हुई है, पेरिस में हुई है और टोक्यो में हुई है। ठीक है। और इस तरह की चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि एआई का किस तरह से एल्गोरिथम डेफिनीशन आईबीएम के द्वारा डेफिनीशन क्या दी गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिवरेज कंप्यूटर्स एंड मशीन टू मिमिक द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। मतलब जो ह्यूमन माइंड में जिस तरह से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, मैंने बताया नहीं, फीडबैक मैकेनिज्म होता है, मशीन आपस खुद से खुद लर्न करती है, एल्गोरिथम का यूज होता है। ठीक है। लैंग्वेज, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई। अब इंडिया के इनिशिएटिव जान लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव चलाए थे, जैसे एआई फॉर ऑल। एआई फॉर जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। एआई फॉर ऑल क्या है, सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर सोशल एम्पावरमेंट कर सकते हैं और इंक्लूजन कर सकते हैं। क्या है सेल्फ लर्निंग? इंडियाज एफर्ट टुवर्ड एआई जर्नी फोकस ऑन सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट कैसे होगा? सोशल एम्पावरमेंट ऐसे ही होगा कि हेल्थ सेक्टर में एआई का किस तरह यूज हो सकता है, क्या कंप्यूटर अपने आप आंसर दे सकता है फीवर में कौन सी दवा खाएं, क्या जो एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं क्या एआई उसके बारे में अपने हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें एआई फॉर ऑल में रखी गई। इंडियाज़ एआई विजन में क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए एआई का यूज़ करके, डेटाबेस और कैपेसिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए एआई का यूज़ करके। इंडिया एआई हब, ये याद रख लेना आप। मैं 2-3 चीज़ें बता दूंगा इसमें, यूआई और एआई इंडिया हब, ये 2 चीज़ें आप जरूर याद है। इंडिया हब क्या है, नेशनल पोर्टल है, प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम और एडाप्टेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंडिया एआई हब बना दिया, इस पर आप जाइए, साइन इन कीजिए, आपके माइंड में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो एआई को डालिए और एआई क्या करेगा, आप थीसिस देंगे, वो सिंथेसिस करेगा, तो एंटी थीसिस और थीसिस मिलकर सिंथेसिस बनाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें। यूबाई क्या है, इनहेंस स्किल करना है स्कूल स्टूडेंट में क्लास 8 से 12 तक, यूजिंग एआई टैकल क्रिटिकल प्रॉब्लम एंड बीकम फ्यूचर रेडी। ठीक है। मतलब कि 8 से लेकर 12 तक के लिए यूवाई बनाया गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यूपीएससी पूछ लेता है यूवाई किससे रिलेटेड है, तो आप कहोगे एआई से रिलेटेड है। किसके लिए है? 8 से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है, ताकि उनमें इनोवेशन आ सके, स्कूल में स्किल लेवल बढ़ सके और उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप हो सके। इंडिया एआई हब के बारे में जान लिया, ये एक नेशनल पोर्टल है, इसमें आप जाके कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल जाने, हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जाना, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक घराना के बारे में जाना, और एआई के बारे में जाना कि एआई किस तरह से वर्क करती है, और एआई का ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ एआई समिट 2023 अनुभव मंदपम में क्यों हुआ। अब आपको ये बताना है जो मंदपम है ये किस बेस पर बनाया गया है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया। थैंक यू वेरी मच।